द डायरी ऑफ सीए पेज 4 डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट। नमस्ते दोस्तों, द डायरी ऑफ सीए के अगले पेज में जाने से पहले मैं आपको एक ऐसी झलक देना चाहता हूं जिसे आपके इन्वेस्टमेंट और आपके परिवार के फ्यूचर को लेकर सोचने का नजरिया बदल जाएगा। एक सच जो ज्यादातर लोग नहीं समझते वो ये है, जब आप स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदते हो तो आपका पैसा कंपनी को नहीं जाता बल्कि किसी और इन्वेस्टर को चला जाता है। आप इंडिया की ग्रोथ को फंड नहीं कर रहे होते, सिर्फ ओनरशिप का ट्रांसफर कर रहे होते हो। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका हो जहां आप सीधा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो और आपका पैसा उस कंपनी को ग्रो, स्केल और नए जॉब्स क्रिएट करने में हेल्प करे। यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट इक्विटी। और इस पेज में मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट लिस्टेड स्टॉक से कैसे अलग होता है, कैसे ये आपको अर्ली स्टेज एंट्री देता है हाई पोटेंशियल बिजनेसेस में, कैसे आप एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स के थ्रू बिजनेस स्ट्रेटेजी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो, और कैसे ये इन्वेस्टमेंट आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकता है इन द वेज जो स्टॉक ट्रेडिंग से पॉसिबल नहीं होता। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस किया एक वेरी स्पेशल मॉडल जहां आपका पैसा सिर्फ आपके लिए काम नहीं करता है बल्कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए रियल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, जहां वो मीनिंगफुल वेंचर्स में एंटर कर सके, लीडरशिप डेवलप करे और उस बिजनेस के साथ ग्रो करे जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है। ये सिर्फ रिटर्न्स की बात नहीं है, ये बात है एक लेगेसी बनाने की, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टिंग, एक्टिव मेंटोरशिप और वैल्यू ड्रिवन इकोसिस्टम के थ्रू। हम ये भी समझेंगे गिफ्ट आईएफएससी का क्या रोल है इस मॉडल को ग्लोबल लेवल तक ले जाने में, क्यों हमने स्टार्ट किया गो ग्लोबल विद गिफ्ट मूवमेंट, और कैसे इंडियन इन्वेस्टर्स अब ग्लोबल स्टेज पर लीगली, टैक्स एफिशिएंटली और इम्पैक्टफुली परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप एक पेरेंट हो जो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, या एक इन्वेस्टर हो जो अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आउटकम चाहता हो, ये पेज सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह है इन्वेस्टिंग को नए तरीके से समझने के लिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, द डायरी ऑफ सीए के पेज 4 में गो ग्लोबल विद गिफ्ट। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि भरत भाई ने हैरानी से पूछा, क्या हम फाइनेंशियल मार्केट के अलावा भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? यह सवाल सिर्फ भरत भाई का नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की उस धारणा को दर्शाता है जो निवेश को सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही सीमित मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। आज हम दो बातें समझेंगे। पहले, डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्या है, और दूसरी, यह स्टॉक मार्केट से कैसे अलग। तो आइए आज हम देखते हैं कि मैंने भरत भाई को इस बारे में क्या समझाया। मैंने भरत भाई से कहा, जब हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, और सेकेंडरी मार्केट से कुछ खरीदने का मतलब यह नहीं है कि हम सीधे उस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं रिलायंस के शेयर खरीदता हूँ तो मैं असल में उस शेयर को बेचने वाले व्यक्ति को पैसा दे रहा हूँ, ना कि रिलायंस इंडस्ट्री को। यानी मेरा पैसा उस कंपनी की ग्रोथ या भारत की विकास यात्रा में नहीं लग रहा है, बल्कि सिर्फ खरीदार और विक्रेता के बीच का लेन देन हो रहा है। उस कंपनी को उससे कोई सीधा लाभ नहीं होने वाला। लेकिन जब आप सीधे किसी बिजनेस में निवेश करते हैं तो आपका पैसा सीधे उस बिजनेस में जाता है, किसी पुराने मालिक या शेयर बेचने वाले को नहीं। भरत भाई फिर आश्चर्य से बोले, क्या बात करते हो श्वेतान भाई? मैं तो आज तक यह मानता था कि मेरा जो पैसा डीमेट अकाउंट में है, म्यूचुअल फंड में, पीएमएस में लगा हुआ है, वो देश के विकास में सीधा काम लग रहा है। पर आपने जो समझाया, तब पता चला कि जब मैं स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदता हूँ तो मैं शेयर बेचने वाले को पैसा दे रहा हूँ, न कि बिजनेस को। मैंने कहा, भरत भाई, आप ही नहीं, बहुत सारे लोगों की यह मान्यता होती है, क्योंकि हम टीवी पर ऐड देखते रहते हैं, सही है, तो सब मान लेते हैं कि सब कुछ सही है और बाकी कुछ है ही नहीं।
पर बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी होते हैं और मैं तो कहूँगा कि वो ज्यादा सही है। भरत भाई बोले आप वाला सही समझाइए, वरना हम तो सिर्फ म्यूचुअल फंड को ही आज तक सही मानते हैं। मैंने समझाया, देखिए भरत भाई, सिक्योरिटी दो तरह की होती है, एक लिस्टेड सिक्योरिटी और दूसरी अनलिस्टेड सिक्योरिटी। जो निवेश सीधे किसी बिजनेस में किया जाता है हम उसे डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब ऐसा निवेश किसी लिस्टेड कंपनी में भी हो सकता है या अनलिस्टेड में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ समझ को आसान बनाने के लिए हम डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट को अनलिस्टेड सिक्योरिटी ही मानकर चलेंगे। जब हम लिस्टेड सिक्योरिटी में निवेश करते हैं तो हमारा पैसा तो जरूर निवेशित होता है, लेकिन हमें यानी फंड मैनेजर्स को उस बिजनेस पर कोई एक्टिव कंट्रोल नहीं मिलता है। लेकिन जब आप हमारे जैसे फंड मैनेजर्स के प्रोडक्ट्स के माध्यम से सीधा किसी बिजनेस में पैसा निवेशित करते हो तो हमें बिजनेस पर एक्टिव कंट्रोल भी मिलता है। और एक मजेदार बात बताता हूं, जब हम लिस्टेड सिक्योरिटी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो एक्चुअली हम चौथी या पांचवी इन्वेस्टर्स की पीढ़ी होते हैं और हमसे पहले की इन्वेस्टर्स की पीढ़ियां बहुत सारा अच्छा मुनाफा कमा के बाहर निकल चुकी होती है, या अगर अब भी जुड़ी हुई है तो असल मुनाफा उनके पास ही होता है। लेकिन जब आप सीधे किसी बिजनेस में निवेश करते हैं तो आप उन शुरुआती प्रॉफिट मेकिंग जनरेशन का हिस्सा बनते हैं, जहाँ रिटर्न की संभावनाएं कई ज्यादा होती है। एक बार कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वो पहले ही अपने मैच्योर स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। अगर आप अपना पैसा डायरेक्ट बिजनेस मींस अनलिस्टेड सिक्योरिटी में लगाते हैं, खास करके ऐसे बिजनेसेस में जो अभी लिस्ट होना बाकी है, जिनके पास मजबूत मैनेजमेंट है, जो अच्छे बिजनेस बिल्डअप प्रयासों में जुटे हुए हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट के मल्टीप्लाई होने के चांस लिस्टेड सिक्योरिटी की तुलना में कई ज्यादा होते हैं। असल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हम इस तरह के डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट के जरिए पहले ही 3 साल में 2x, 5x, यहाँ तक कि 10x तक भी रिटर्न पाया है। बात तो अच्छी लग रही है, लेकिन मैंने सुना है कि कई बार सीधे बिजनेस में लगाया हुआ पैसा जब बिजनेस फेल हो जाता है तो रिटर्न नहीं, प्रिंसिपल भी चला जाता है। भरत भाई, इस प्रश्न का उत्तर मैं 2 भागों में कहना। यह समस्या लिस्टेड सिक्योरिटी की भी है और अनलिस्टेड की भी है। अगर आपने जिस बिजनेस में पैसा लगाया वह बिजनेस फेल हो जाता है तो नुकसान होगा ही होगा। आप लिस्टेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके उससे बच नहीं सकते। आपने सत्यम, जेट एयरवेज, किंगफिशर के केस में देखा ही है कि वो लिस्टेड भी थी और नुकसान भी हुआ। तो इसके लिए आप सिर्फ डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट को दोषी नहीं बना सकते। अब मैं आपको दूसरा तर्क बताता हूँ। यह नुकसान होने का चांस हमने कैसे कम और लगभग 0 किया है, मैं उस पर बात करना चाहूँ। देखिए भरत, फंड मैनेजर्स आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के फंड मैनेजर्स जो फंड तो रेज करते हैं, लेकिन फिर वो पैसा मार्केट के दूसरे प्लेयर्स को अलॉट कर देते हैं, जिनमें उन्हें लगता है कि अच्छा रिटर्न देने की क्षमता है। इस तरह के फंड मैनेजर्स को आमतौर पर फंड ऑफ फंड्स कहा जाता है, यानी ये खुद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते बल्कि दूसरों के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इनका परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करता है कि जिन फंड्स में उन्होंने पैसा लगाया है उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। दूसरे प्रकार के फंड मैनेजर्स हमारे जैसे होते हैं। हम सिर्फ फंड रेज नहीं करते, हम खुद ही उस पूंजी को मैनेज करते हैं, डिप्लॉय भी करते हैं। हमारे 2 इन्वेस्टमेंट वर्टिकल्स, पहला ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता है, और दूसरा जो डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट पर केंद्रित है।
हम दोनों वर्टिकल्स के जरिए एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं और हमारा लक्ष्य होता है हम खुद की रणनीतियों और नियंत्रण के जरिए बेहतर रिटर्न जनरेट करें। क्योंकि हम खुद ही फंड डिप्लॉय करते हैं, इसलिए हम किसी बिजनेस में पैसा लगाकर उसे भूल नहीं जाते। हमारे पास एक पूरा बिजनेस इकोसिस्टम है जो यह सुनिश्चित करता है कि हम हर बिजनेस में सबसे बेहतर रिटर्न निकाल सकें। इस कारण हम एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ये ट्राई पार्टी में पहली पार्टी है जो फंड प्रोवाइड करती है, यानी निवेश का पैसा देती है। दूसरी एंटिटी होती है खुद वह बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इस बिजनेस के पास मजबूत टेक्निकल स्किल और क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट टॉप मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए। केवल जब ये मानक पूरे होते हैं तभी हमारी फंड मैनेजमेंट एंटिटी इस बिजनेस को फंड प्रोवाइड करती है। और तीसरा, अब आता है हमारा मास्टर स्ट्रोक, तीसरी एंटिटी जो हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। इस तीसरी एंटिटी का मुख्य काम होता है कि जिस बिजनेस में हमने पैसा लगाया उसकी स्केलेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। यह टीम पूरी तरह से इस लक्ष्य के लिए समर्पित होती है। यह मॉडल हमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रेटेजिक वैल्यू एडिशन और इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन सुनिश्चित करने में मदद करता है। और ऐसे रिटर्न पर टैक्स भी बहुत कम लगता है, सिर्फ 12.5%। श्वेतांग भाई, आप जो कह रहे हैं वो तो इंडिया में होगा, तो फिर इसमें गिफ्ट आई एफएससी का क्या रोल है और गो ग्लोबल विद गिफ्ट मूवमेंट का क्या लेना देना है? भरत भाई, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो अगर आप इंडिया में करना चाहते हैं तो सेबी रेगुलेशन के तहत होगा, और वही चीज अगर आप ग्लोबली करना चाहते हैं तो वो गिफ्ट आईएफएससीए के माध्यम से हो। और हम एक फंड मैनेजर के तौर पर दोनों रेगुलेटर्स के अंडर में काम करते हैं, लेकिन हम भारतीयों को ग्लोबल प्लेयर्स बनाएंगे तो ही भारत का विकास तेजी से होगा। इस वजह से मैंने और मेरी टीम ने एक मूवमेंट चलाई है जिसमें हम भारतीयों का आह्वान करते हैं कि गो ग्लोबल विद गिफ्ट। श्वेतांग भाई, आपका इस टॉपिक पर आखिरी सुझाव क्या है? मैं यही सलाह देना चाहता हूँ, अपने फैमिली पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कीजिए डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट के जरिए और पाइए फाइनेंशियल रिटर्न और एक मीनिंगफुल ग्रोथ इकोसिस्टम में एक्टिव भागीदार। सभी चीजें एक साथ। भरत भाई के बेटे के कैरियर प्लान के बारे में मैंने क्या सुझाव दी, ये हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। द डायरी ऑफ सीए के पेज 5, प्राइवेट इक्विटी, निवेश और कैरियर प्लानिंग का नया तरीका। थैंक्स फ्रेंड, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। गुड डे, गुड बाय। Presented by C.A. Shwetang Pandya. Special invitation to get early access of episodes. Just message, share on given WhatsApp number.